डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही सभी हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके और आप भी जागरूक रह सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, आइए जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है मंत्रालय से। किसान भाई बहन अपनी आय को बढ़ाने के लिए अपने खेतों में तरह तरह के पेड़ लगाते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पौधों का चयन सही तरीके से किया जाए। तो आइए इसी बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि क्षेत्र के सफल उद्यमी अतुल अग्रवाल। क्या कुछ कहा है उन्होंने, नजर डालते हैं उस पर। भाइयों, हमने देखा है कि आप सब लोग परंपरागत फसलों में, जो कि कैश क्रॉप्स बोलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी आप लोग निर्भर रहते हैं। परंतु अगर आप अपने जीवन में इन परंपरागत फसलों के साथ एक कैपिटल इनकम, मतलब एक मुश्त इनकम, एक वेल्थ जनरेशन का प्लान अगर आप अपने जीवन में, अपने खेती के कार्यक्रम में आप जोड़ सकें, तो आप लोगों का जो आमदनी है वो कई गुना बढ़ सकती है। दोस्तों, हमने मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के अंदर 500 एकड़ के एरिया में ये सारी पद्धतियों को हमने परिणाम में और इसको अप्लाई करके देखा है। दोस्तों, इसके अंदर आप जो अपनी परंपरागत फसलें लगाते हैं, उसके बीच बीच में आप कृषि वन की पद्धति को अपना सकते हैं, जिसके अंदर कि आप अपने खेत में जगह जगह आप कतारबद्ध तरीके से बैम्बू की फसल, चंदन की फसल, टीक की फसल और भी अन्य कई तरह के पेड़ों को, औषधीय गुणों वाले पेड़ों को आप लगा सकते हैं, जिससे आपको 3 साल में, 6 साल में, 9 साल में, 15 साल में, 25 साल में अपनी परंपरागत फसलों की जो आमदनी है उसके साथ साथ आपको एक बड़ी रकम भी प्राप्त होती रहेगी। और इससे हमने ये देखा है कि आपकी आय कई गुना बढ़ सकती है। तो दोस्तों, हमने ये मॉडल का सफल परीक्षण हमारे सीहोर ज़िले में, मध्य प्रदेश में किया है और इससे हमारे आसपास के किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। अब बारी है सम्मेलन से प्रगति की ओर की। दिल्ली स्थित कृषि भवन में बिहार के कृषि मंत्री ने केंद्र कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर क्षेत्र में कृषि विकास पर चर्चा की। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए देखते हैं। कृषि भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने मुलाकात कर राज्य में कृषि विकास को बढ़ावा देने पर बातचीत की। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा, भारत सरकार के सम्मानीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से आज बिहार सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हमने उच्च स्तरीय बैठक की है और बिहार में किस प्रकार से हम फसलों के उत्पादन को आगे और बढ़ाएं और किसानों की समृद्धि के लिए किस प्रकार से कृषि मंत्रालय प्रयास करे, इस संदर्भ में विस्तार से विचार विमर्श और चर्चा हुआ। और आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हर प्रकार के सहयोग देने का आश्वासन बिहार को दिया है। हमने आग्रह भी किया है कृषि मंत्री जी से कि बिहार ने एक विशेष योजना दलहन और तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बनाई है। तो दलहन तेलहन के उत्पादन को बढ़ाने में जो हमको बीजों की आवश्यकता पड़ेगी, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय से और सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, वो दी जाए। तो आदरणीय कृषि मंत्री जी ने हर प्रकार का सहयोग देने का आश्वासन दिया है। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी भी साथ में थे और हम सब लोग मिलकर एक टीम के रूप में काम करके बिहार के किसानों की समृद्धि के लिए काम करेंगे।
किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। हमारे सेगमेंट में हम बात करेंगे खेती में ड्रोन की। ड्रोन कृषि क्षेत्र में किसी भी क्रांति से कम नहीं है। हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है ड्रोन का उपयोग। तो आइए इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी के लिए नजर डालें हमारे सेगमेंट पर। वैज्ञानिकों के गहन अध्ययन और कड़ी मेहनत का परिणाम है ड्रोन तकनीक। हाल के समय में कृषि में ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी उपयोगी साबित हो रही है। खेती में ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब किसान बड़ी सरलता से जान पाते हैं कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। और साथ ही हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से खेतों से ताजी सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेजना भी आसान हो गया है। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा पा रहे हैं। बात करें सिंचाई की, तो ड्रोन की मदद से बड़े क्षेत्रों में भी सिंचाई करना आसान हो गया है। ड्रोन में लगी मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल जाती है। खेती में ड्रोन तकनीक आने से पहले खेती के काम में समय और श्रम दोनों ही ज्यादा लगते थे। ड्रोन का उपयोग कर 6 मिनट में 1 एकड़ खेत में दवा का छिड़काव संभव हो सका है। साथ ही पहले की तरह 200 लीटर पानी की जरूरत नहीं, केवल 10 लीटर में ही काम हो जाता है। यही नहीं, दवा का छिड़काव सारे पौधों पर अच्छे से हो जाता है, जिससे किसानों को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है। किसान भाई अपने खेतों में ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रोन का अधिकृत होना जरूरी है। जल संरक्षण आज के समय की मांग है। जी हाँ, किस तरह से किया जा सकता है जल संरक्षण और कैसे इस ओर अपने कदम बढ़ाए जा सकते हैं, आइए जानते हैं। पानी के महत्व को समझते केंद्र सरकार बेहद जागरूक है और जल संरक्षण की दिशा में कई कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही नई नई योजनाएं भी बन रही हैं। कृषि क्षेत्र में अच्छी सिंचाई प्रणालियों के अलावा जल संरक्षण के लिए एक विकल्प ये है कि ऐसी फसलों का चयन किया जाए जिनमें कम पानी की आवश्यकता हो। जल धारण क्षमता में सुधार के लिए मिट्टी तैयार की जाए। इसके अलावा कृषि में ऑफ सीजन जुताई यानी मिट्टी की नमी का संरक्षण करना, बीजों की जल्दी बुआई, उर्वरकों का कम उपयोग, खरपतवार निकाई और समय पर कटाई मिट्टी में सीमित नमी होने के बावजूद उपज में वृद्धि करता है, जो जल संरक्षण में सहायक होता है। वहीं वर्षा जल संचयन और छोटे तालाबों में भंडारण गर्मियों के दौरान पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जल संरक्षण आज की आवश्यकता बन गई है। सरकार के निरंतर प्रयास से और किसानों की पानी के प्रति जागरूकता से इस समस्या का समाधान निकालना संभव हो पाया है। भारत सरकार की तरफ से मेरे गांव में बहुत अच्छी स्कीम है। पानी की टंकी सब कुछ बनकर कंप्लीट हो चुकी है और पाइपलाइन भी बिछाई जा चुकी है और हर घर में पानी का कनेक्शन भी दे दिया गया है। बहुत अच्छी स्कीम है। बहुत अच्छे लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं। सरकार की जो स्कीम है ब्लॉक स्तर से, जैसे ब्लॉक में सब प्रधानों को बुलाया जाता है, वहाँ मीटिंग की जाती है, तो वहाँ पर जो स्कीम थी जो अब हम अपने गाँव में लेकर आए, हमने सबसे पहले अपने गाँव के लिए बोला और सब में लाकर गाँव में सब में ये काम कराया। तालाब अच्छे बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास बने हुए हैं सरकार की तरफ से भी, हमने भी अपनी तरफ से भी, और हमारे गांव में हर घर में कनेक्शन दिया हुआ। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं। और आपकी आमदनी में
इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जीके में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी पांचवा, सी दूसरा, डी आठवां। सही जवाब है ऑप्शन सी दूसरा। भारत आलू उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। आलू भारत में एक महत्वपूर्ण फसल है और यहां कृषि के लिए व्यापक रूप से उत्पादित किया जाता है। भारत में विभिन्न भागों में आलू की खेती होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान आदि। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के जो सफल किसान हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। आज के हमारे सेगमेंट में हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां पर हमारे जो सफल किसान हैं वो हरा चारा उत्पादन करते हैं, साइलेज तैयार करते हैं और इस क्षेत्र में उन्होंने सफलता भी हासिल की है। तो फिर आइए उनके सफर को जानने के लिए उन्हीं का रुख करते हैं। हरे चारे में 65 से 70% तक नमी होती है। जब खेतों में इसे काटते हैं तो नमी कम होना शुरू कर देती है और 2-4 दिन में ही चारा सूख जाता है। साइलेज ऐसी तकनीक है जिसमें चारे की नमी और पोषक तत्व 2 साल तक बने रहते हैं। साइलेज ज्वार का भी बनाया जा सकता है, जई का भी, बाजरे का भी और मक्का का भी। नंदू महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और मक्का का साइलेज बनाते हैं। वो काफी पढ़े लिखे हैं और इन्होंने कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। नंदू ने हालांकि नौकरी भी की, लेकिन बाद में अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। आखिरकार 2018 में इन्होंने साइलेज बनाना शुरू किया। 2018 में मैंने कुकड़ी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड ऐसे स्टार्टअप हमने रजिस्टर किया था। उस साइलेज यूनिट की जब भी हमने 2018 में शुरू किया था तो शुरुआत कैसे हुआ था कि मैंने जब जॉब किया था तो जॉब के दौरान मैं पूरा इंडिया घूमता था। तो इंडिया घूमने के बाद मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग जो है वो अभी भी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन माना जाता है। जैसे कि खेती के साथ साथ उसको हम यूज़ करते हैं, एनिमल को यूज़ करते हैं और उसका रेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ हमने एज अ प्राइमरी बिजनेस किया तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। तो उसमें हमने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि जो एग्रीकल्चर है उसमें जो साइड बिजनेस है वो है डेयरी। तो डेयरी के इसमें अगर हम देखा जाए तो 60 to 70% जो खर्चा है वो फॉडर पे होता है। तो फॉडर का खर्चा कम करने के लिए हमने ये साइलेज का यूनिट चालू किया था। तो उसमें अभी हमको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ है कि अगर साइलेज का फीडिंग करता है कोई भी फार्मर अपने ट्रेडिशनल को छोड़ के, तो उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। साइलेज नियंत्रित किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले चारे की कुट्टी काटी जाती है और फिर उसे हवा की अनुपस्थिति में किण्वित किया जाता है। ऐसा करने पर लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यही लैक्टिक अम्ल चारे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार है। कमाल की बात तो ये है कि चारे में मौजूद जीवाणु ही किण्वन का काम करते हैं। नंदू का कहना है कि साइलेज साधारण चारे से कहीं बेहतर है। साइलेज है वो पूरा फर्मेंटेड होने की वजह से आपको 50% की जगह 100% पैलेटेबिलिटी मिलती है। तो अगर आप कच्चा चारा आप उसको खिलाते हो तो खिलाते हो तकरीबन 40 to 45 kg, और यहाँ पे आप उसको अगर 20 kg भी खिलाते हो तो उसकी जो न्यूट्रिएंट की डिमांड है या उसकी फीड हंगर है उसमें से कंप्लीट हो जाती है। उसमें अगर टेक्निकल देखा जाए
तो जानवर को ये पैलेटेबल मतलब फर्मेंटेड चारा खिलाया जाए तो उसको एज इट इज वो कंज्यूम करता है। जब कोई भी रूमिनेंट चारा अंदर लेता है तो उसके बाद वो रूमिनेशन के लिए बाहर निकलता है। अगर आप ट्रेडिशनल वेज के टाइम पे देखे थे तो उसकी फीड मूवमेंट कितनी होगी, 40 kg उसको एक बार अंदर लेना है, फिर 40 kg रूमिनेशन के लिए लेना है, फिर वो रूमिनेशन होने के बाद 40 kg फिर अंदर जाना है। तो टोटल आपकी फीड मूवमेंट जो है 120 kg की है। अब सेम केस अगर आप साइलेज के बारे में देखते हो तो आपकी फूड मूवमेंट हो जाएगी 60 kg। तो आपको 60 kg की फीड मूवमेंट के लिए जितनी एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी बचती है, और ये जो है एज इट इज फर्मेंटेड होने के कारण उसको पचाने के लिए जो एनर्जी बचेगी, तो ये जो बची हुई एनर्जी है उसमें क्या हो जाता है कि जानवर उसका दूध में इस्तेमाल किया करते हैं। नंदू हाइब्रिड किस्म के चारे का साइलेज बनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें पैदावार ज्यादा होती है। 1 एकड़ में बोया गया संकर चारा 8 से 10 गायों का पेट आराम से भर सकता है। वैसे तो साइलेज तैयार करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, लेकिन नंदो सफेद रंग की इस शीट का इस्तेमाल करते हैं। इस शीट से हवा भी आर पार नहीं जा सकती और इसमें लपेटकर आप चारे को धूप में भी भंडारित करके रख सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की आर.के. रफ्तार की जो स्कीम है उसमें हमने अप्लाई किया था। उसके दौरान हमें कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव जो है उनसे हेल्प मिली थी। वो हमने हमारा स्टार्टअप वहाँ पे रजिस्टर किया। स्टार्टअप रजिस्टर करने के बाद 2 महीने का जो है ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आर.के. रफ्तार का जो है उसमें फंड मिल गया था। तो 2 प्रकार के उसमें एक होता है, एक तो सीड फंड होता है और एक जो है वो जब आप बाद में जो स्टार्टअप ऑलरेडी इस्टेब्लिश है उसको एक्सपेंशन करने के लिए फंड होता है। तो एक आइडिया स्टेज पे जो स्टार्टअप होता है उसमें 5 लाख की फंड होती है, और जो स्टार्टअप ऑलरेडी सेट है जिसको एक्सपांड करना है, मार्केटिंग या कुछ और मशीनरी खरीदनी है, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको 25% ग्रांट इन ऐड देता है। तो अभी फार्मर को हम अपना तरफ से इनपुट्स देते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड देते हैं, मशीनरी की उसको सर्विस देते हैं ताकि उसका जो भी हार्वेस्टिंग है वो फास्ट हो जाए। और यहाँ पे उसको जितना चारा चाहिए वो खुद रख लेता है, उसमें से जो बचा हुआ चारा है हम अपने पास लेके फिर मार्केट में बेचते हैं। अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहता है। किसान इसका साइलेज बनाकर सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में जब हरा चारा उपलब्ध नहीं होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो दुग्ध उत्पादन से जुड़े किसानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपने दुधारू पशुओं के लिए खुद साइलेज तैयार करें। इससे उनकी लागत में कमी आएगी और दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। जब भी हम पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में उनका रेशन बैलेंसिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये रेशन बैलेंसिंग होने के लिए हमने सबसे अच्छा फार्मर्स को पर्याय उपलब्ध करके दिया कि वो अपने खुद के फार्म पे साइलेज बनाए। साइलेज बनाना बहुत ही आसान तरीका है। ग्रीन फॉडर एज अ ग्रीन कंजर्वेशन करने का सबसे आसान, सबसे इजी ये तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, हम एग्जांपल मक्के का लेते थे। मक्का जब भी मिल्किंग स्टेज में आता है तब हम उसका हार्वेस्टिंग करके लाते हैं, फिर हम उसका छोटा छोटा चाप कटर के हिसाब से चॉपिंग करते हैं, और जब भी हम वो चॉपिंग करते हैं उसके बाद में हम वही हरे चारे को किसी बैग में या किसी बेल में हवा बंद करके रखते हैं। उसको एयर टाइट रखने से वो चारा ग्रीन ही रहता है। साइलेज अभी बहुत जगह पे बन रहा है। जब भी हमने केवीके के माध्यम से शुरुआत किया तो हमने ये देखा था कि फार्मर के पास पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल नहीं है, तो वो पूरे साल के लिए ग्रीन फॉडर अवेलेबल होने के लिए हमने साइलेज का प्रमोट किया। और अभी हम देख रहे हैं कि लगभग 70-80% ऑफ डेयरी फार्मर्स सभी अभी साइलेज का यूज़ कर रहे हैं। हमारे मित्र है नैनदेव जी अतकरी जो यंग फार्मर्स है, उन्होंने इसी बात को देखते हुए उन्होंने अपना खुद का ये साइलेज प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर दिया। नंदो की साइलेज यूनिट से किसानों को भी फायदा हो रहा है। किसान उन्हें हरा चारा बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी यूनिट में कम से कम 25 से 30 लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं आपका होस्ट एआई कृष और आपका स्वागत है हमारे शो किसान जी के में। यहां हम आपके लिए लाते हैं खेती बाड़ी और ग्रामीण जीवन से जुड़े ज्ञानवर्धक सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। किस फसल में हैच एंड स्लेक पाथवे पाया जाता है? ए मक्का, बी
गेहूं, सी धान, डी सोयाबीन। सही जवाब है ऑप्शन ए मक्का। मक्का फसल में हेच एंड स्लेक पाथवे, जिसे C4 पाथवे भी कहा जाता है, पाया जाता है। यह पाथवे मक्का को उच्च तापमान और तीव्र प्रकाश में भी कुशलता से प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करता है। आज किसान जी के में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुशहाल खेती और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम बात करेंगे एक बेहद खास और पर्यावरण के लिए लाभकारी पहल के बारे में, फूलों के कचरे का सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर हर दिन लाखों टन फूल चढ़ाए जाते हैं। पूजा अर्चना के बाद ये फूल अक्सर कचरे में फेंक दिए जाते हैं, जिससे हमारे नदियों और जल स्रोतों में प्रदूषण बढ़ता है। लेकिन अब इस कचरे को सर्कुलर इकोनॉमी के तहत उपयोग में लाया जा रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसी प्रणाली जहां उत्पाद और संसाधनों का उपयोग बार बार किया जाता है, ताकि कचरे की मात्रा को कम किया जा सके और पर्यावरण को नुकसान से बचाया जा सके। इस पहल में फूलों के कचरे से खाद, धूप बत्ती और जैविक रंग बनाए जा रहे हैं। फूलों से बनी खाद न केवल हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, बल्कि यह रासायनिक खादों का पर्यावरण पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को भी कम करती है। धूप बत्तियां जो इन फूलों से बनती हैं, वो पूरी तरह जैविक होती हैं और इनका उपयोग करने से वायु प्रदूषण कम होता है। इसी तरह फूलों से बने जैविक रंग कपड़ा उद्योग में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे रासायनिक रंगों का उपयोग कम हो रहा है और हमारे जल स्रोत सुरक्षित हो रहे हैं। यह पहल न सिर्फ पर्यावरण को बचा रही है, बल्कि इससे जुड़े हुए कारीगरों और किसानों को भी रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। ये पहल हमें दिखाती है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस पहल को समर्थन दें और अपने पर्यावरण को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि जगत में क्या कुछ खास हो रहा है, इस बारे में क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं हमारे AI एंकर कृष। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम ओडिशा और पश्चिम बंगाल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा में धान की नर्सरी तैयार करें, यहीं मक्के की बुवाई कर लें। साथ ही मूंगफली की बुवाई के लिए समय उचित है। किसान अदरक की रोपाई करें, इस समय हल्दी की रोपाई कर सकते हैं। ओडिशा में भिंडी बोएं, किसान करेले की बुवाई कर लें। जरूरत पड़ने पर करेले के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी गन्ने में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। ओडिशा में आम की रोपाई कर लें, किसान पपीते की रोपाई भी करें। इसके अलावा खीरे की बुवाई कर सकते हैं, वहीं कद्दू की बुवाई कर लें। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें, धान के खेत से खरपतवार निकालें, धान के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था भी करें। इसके साथ ही अदरक के खेत से घास फूस निकाल लें, अदरक के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान कीवी के बागों से पानी की निकासी का प्रबंध कर लें। पश्चिम बंगाल में इलायची की रोपाई कर सकते हैं, यहाँ जूट की कटाई कर सकते हैं। इस समय बारिश का मौसम है, ऐसे में जूट के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। अभी मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात करेंगे ATMA योजना के बारे में, जो कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है। ATMA यानी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी का लक्ष्य किसानों को उन्नत तकनीकी जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराना है। यह योजना 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के
729 जिलों के 6,133 ब्लॉकों में लागू की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में एटीएमए योजना ने 26.60 लाख किसानों को लाभान्वित किया। इस योजना के तहत कई महत्वपूर्ण विस्तार गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि प्रशिक्षण सत्र, प्रदर्शनियां, किसान मेले और फार्म स्कूलों का आयोजन। इन गतिविधियों के माध्यम से किसानों को नई तकनीकों और उन्नत कृषि विधियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें। एटीएमए योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को स्वावलंबी बनाना और कृषि क्षेत्र में समृद्धि लाना है। तो किसान मित्रों, अगर आप भी अपनी खेती को उन्नत और लाभदायक बनाना चाहते हैं तो एटीएमए योजना का लाभ जरूर उठाएं और अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारा ये कार्यक्रम अगर आपको पसंद आ रहा है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। अगर आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे श्रीनगर की। यहाँ पर कामयाबी की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से हमारे अन्नदाता जो है खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। पहले की तरह कुछ खौफ जो था लोगों के अंदर कम हुआ है और सामान्य जिंदगी वापस लौट रही है। हमने सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही देखा है, आपके न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा है, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है। धरती पे स्वर्ग क्या होता है हमने सच में देख लिया है। इतना बदल गया कश्मीर पहले से। बहुत पहले तो बहुत टूरिस्ट कम आता था, अब धीरे धीरे यहाँ काम भी बढ़ गया, हमारा रोजगार यही है। जम्मू कश्मीर से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 16 जुलाई मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। आप इन मुजाहिदीन को इंटेरोगेशन के लिए भेज दीजिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, हमारे भी रिसोर्सेज हैं। बलदेव साहब, आपको थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। बोल, कहाँ तो था? पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर।
किसान।